ये कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की, जिसका नाम है बलवंतपुर। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव जाग उठता है। हर इंसान अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। कोई खेतों में पसीना बहाने जाता है तो कोई मजदूरी का काम करता है। कोई अपनी मछली की दुकान पर ताज़ी मछलियां बेचने बैठ जाता है तो कोई गांव के मोड़ पर अपनी छोटी सी दुकान खोलकर एक नए दिन की शुरुआत करता है। उसी गांव में दुर्गेश नाम का एक आदमी रहता था, जो कि गांव के बड़े सेठ बलवंत के यहाँ काम करता था और उनके ही मकान में किराए पर रहता था। दुर्गेश बहुत ही मेहनती और सीधा साधा इंसान था। वो सुबह जल्दी उठ जाता था और अपने खेत में काम करने चला जाता था और दोपहर होते ही सेठ के यहाँ काम पर चला जाता था। सेठ बलवंत का मछली बेचने का बहुत बड़ा कारोबार था। उस गांव में उनका ही बिजनेस चारों तरफ फैला था, इसलिए गांव का नाम भी उनके नाम पर ही था, बलवंतपुर। गांव में अगर किसी को भी अपना खुद का दुकान खोलना होता था तो उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, क्योंकि उन्हें मछलियां लेने बहुत दूर जाना पड़ता था, जिस वजह से उनके आने जाने में ही ज्यादा पैसे लग जाते थे और मछली पकड़ने की जगह भी गांव से बहुत दूर थी। सेठ बलवंत के पास बहुत पैसा और जमीन थी। वो बहुत अमीर था। वो मेन मार्केट में जाता था और वहां से बहुत सारी मछलियां लेकर आता और गांव में जिनकी भी मछली की दुकानें थी उन्हें बेच देता था, जिससे सेठ का मुनाफा भी ज्यादा हो जाता था और जो लोग दुकान खोलकर रखे थे उन्हें भी दूर मछली लेने नहीं जाना पड़ता था। इस वजह से गांव वालों का मछली पकड़ने का पैसा भी बच जाता था और उनकी मेहनत भी। इसलिए गांव के लोग थोड़ा ज्यादा पैसा देकर सेठ से मछली खरीद लेते थे। वे अपने नुकसान के बारे में उतना नहीं सोचते थे और सेठ को अच्छा मुनाफा भी हो जाता था। अगली सुबह होती है। दुर्गेश हल लेकर खेत में काम करने के लिए जाने लगता है। वो खेत में कड़ी मेहनत करता है और दोपहर में घर जाकर खाना बनाता है और खाता है। फिर वो बलवंत सेठ के यहाँ मछली के काम पर निकल जाता है। वो वहाँ मछली बेचने का काम करता था। शाम हो जाती है और दुर्गेश घर की ओर लौट रहा था। तभी वो ऊपर देखकर भगवान जी से कहता था, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे इतनी गरीबी और अकेलापन क्यों दिया? मेरी ऐसी हालत में मुझे अपनी लड़की कौन देगा शादी के लिए? ऐसी क्या जिंदगी जिसमें 3 टाइम का खाना भी मुझे नसीब ना हो। वो दुखी मन से अपने घर पहुंच जाता है और जो भी उसके घर में था वही बनाने लगता है और चुपचाप खाकर सो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में ठंडी का मौसम आ जाता है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और लोग ठंड में अपने काम पर जा रहे होते हैं। दुर्गेश भी अपने खेत में काम कर रहा होता है। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी दूर से एक दादी अपने हाथों में चावल की बोरी लेकर अपने घर जा रही होती हैं। वो कुछ कदम चलती हैं और अचानक उनका पैर फिसलता है और वो गिर जाती हैं। ये चीज देखकर दुर्गेश उनके पास दौड़ा दौड़ा जाता है और उनकी मदद के लिए वो दादी को उठाता है और उनकी बोरी समेट देता है। तभी दुर्गेश कहता है, अरे दादी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा सा फिसल गई, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे चोट नहीं आई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तभी दुर्गेश कहता है, दादी, आप ये बोरी की चिंता मत करो, मैं आपके घर तक ये पहुंचा दूंगा। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं खुद लेकर चली जाऊंगी। लेकिन दुर्गेश नहीं मानता है और दादी से वो बोरी ले लेता है और दुर्गेश और दादी दोनों दादी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोनों दादी के घर पर पहुंच जाते हैं और दुर्गेश भी बोरी अच्छे से रख देता है। तभी दादी दुर्गेश से कहती हैं, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चलो मेरे घर के अंदर, मैं गरम गरम फिश करी बनाती हूँ। तुम आराम से पेट भर खाकर अपने घर चले जाना। ठंड में फिश करी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। दादी प्यार से बोलती हैं और दुर्गेश मना नहीं कर पाता है। फिर वो किचन में जाकर बैठ जाता है। दादी फिश करी बनाने लग जाती हैं और दुर्गेश को खाने के लिए दे देती हैं। दुर्गेश चाव से फिश करी खाता है और दादी से कहता है, दादी, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट फिश करी नहीं खाई। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ बेटा, मैं 20 साल से फिश करी बना रही हूँ, तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। पहले मेरा एक लड़का था, हम बाजू के गांव शोलापुर में रहते थे। वहीं मेरा बेटा श्याम फिश करी बेचता था। लोग उसके हाथ की फिश करी के दीवाने थे। उसकी दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी और उसे हर दिन अच्छा मुनाफा भी होता था।
लेकिन एक दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो भगवान के पास चल बसा। उसके बाद यहाँ बलवंतपुर में मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी तो मैं यहीं रहने लगी। मेरे घर के पीछे कुछ सालों से फिश करी का ठेला भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरी तो उम्र भी हो गई है और अब मैं बेच नहीं सकती। तभी दादी दुर्गेश से पूछती हैं। बेटा, तुम क्या कहते हो? तभी दुर्गेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नरम स्वर में दादी से कहता है। दादी, मुझे नहीं पता मैंने क्या पाप किया है। बचपन में ही मेरे माँ बाप चल बसे थे। मुझे मेरे चाचा ने पाला। अब मुझे अच्छे से 3 समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। देखो ना, तुम मुझसे मिले तो तुम में मुझे अपने बेटे श्याम की परछाई भी दिखती है। तुम एक काम करो, मेरे पास फिश करी का ठेला पड़ा हुआ है तो तुम फिश करी बेचना चालू कर दो। तभी दुर्गेश कहता है। दादी, मेरे पास तो थोड़े भी पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ से कुछ लाऊंगा और फिश करी बेचूंगा? अरे बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरे पास कुछ पैसे हैं। हर महीने मेरे पति की पेंशन के पैसे मुझे मिलते हैं। तुम टेंशन मत लो, बस बाजार से सारे मसाले और मछली तुम अपने घर पर लाकर रखना। मैं तुम्हारे घर सुबह आऊंगी और तुम्हें फिश करी बनाना सिखा दूंगी। ये सुनकर दुर्गेश बहुत खुश होता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। रात हो जाती है और दुर्गेश आज सुकून की नींद लेता है। अगली सुबह होती है। दुर्गेश दादी के बताए हुए सारे सामान लेने बाजार चला जाता है। वो नॉनवेज शॉप पर पहुंचता है और कहता है। भैया, मुझे 5 किलो ताजी ताजी मछलियां दे दो। अरे भाई, तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ का माल सब ताज़ा ही रहता है। लगता है घर पर पार्टी है तुम्हारे। नहीं भाई, मैं कल से गांव में फिश करी की दुकान खोलने जा रहा हूं, तो मुझे इसलिए इतनी मछलियां चाहिए। मैंने सोचा मेरे पास कोई काम नहीं है तो यही कर लेता हूं। ये तो अच्छा है। वैसे भी गांव में सब मछलियां ही बेच रहे हैं। तुम उन मछलियों से फिश करी बना दो। हाँ भाई, आप भी मेरे दुकान पर जरूर आइएगा गरम गरम फिश करी खाने। वैसे भी ठंड में फिश करी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हाँ भाई, मैं जरूर आऊं मैं। तभी वो दुर्गेश को 5 किलो मछली दे देता है। दुर्गेश बाजार से सारे मसाले और मछली लेकर घर जाने लगता है और घर पहुंचकर दादी का इंतजार करता है। कुछ देर में दादी भी दुर्गेश के घर आ जाती है। फिर दादी मछली बनाती हैं और साथ ही साथ दुर्गेश को भी मछली बनाना सिखा देती हैं। दुर्गेश गांव में अपनी फिश करी का ठेला लगा देता है और गांव के चारों ओर फिश करी की खुशबू फैल जाती है। तभी दुर्गेश कहता है। आओ गांव वाले आओ और ठंडी में मेरे हाथों से बनी फिश करी का मजा उठाओ। धीरे धीरे उसके ठेले पर 2 लोग आते हैं और कहते हैं। अरे भाई, तुमने तो कुछ अलग ही कर डाला। गांव में सब मछली बेच रहे हैं और तुमने फिश करी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। सुगंध तो अच्छी आ रही है, स्वाद का पता नहीं। अरे भाई, स्वाद भी बहुत अच्छा है। आप खाकर तो देखो। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना, लेकिन झूठ बोलकर फ्री में खाकर मत जाना। ठीक है भाई, तुम इतना कह ही रहे हो तो लगा दो 1-1 प्लेट। तभी दुर्गेश दोनों को फिश करी खाने के लिए दे देता है। दोनों दोस्त फिश करी खाने लगते हैं और खाते ही उनके मुंह में स्वाद की लहर उड़ जाती है। दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं। अरे भाई भाई भाई, ये तुमने क्या खिला दिया? ये तो बहुत ज्यादा ही लजीज है। इसको खाकर तो मेरा दिन ही बन गया। देखा, कहा था ना, मेरी फिश करी खाकर इसके स्वाद के दीवाने हो जाओगे। हाँ भाई, तुमने सही कहा, मजा ही आ गया। तुम एक काम करो, मुझे 1 प्लेट घर के लिए पार्सल भी दे दो। मैं अपने घर वालों को भी स्वाद कराऊं। हाँ भाई, जरूर। और दोबारा जरूर आना और गांव वालों को भी बता देना। तभी दुर्गेश पार्सल दे देता है और दोनों दोस्त घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है और उसकी दुकान पर वही मछली वाला आता है जिसकी दुकान से दुर्गेश ने मछली खरीदी थी, और वो कहता है। देखा भाई, तुमने मुझे आने को कहा था और मैं आ गया। चलो अब 1 प्लेट फिश करी लगा दो, स्वाद किया जाए। दुर्गेश 1 प्लेट खाने के लिए दे देता है और वो खाने लगता है और कहता है। सच में भाई, तुम्हारी फिश करी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ठंड में फिश करी खाने में मजा ही आ गया। देखते देखते दोपहर हो जाती है और दुर्गेश के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी लोग फिश करी खाने के लिए उत्सुक थे। सब लोग ठंडी में गर्मा गर्म फिश करी का आनंद लेते हैं। शाम हो जाती है और सारी फिश करी खत्म हो जाती है। दुर्गेश को विश्वास ही नहीं होता कि वो एक दिन में इतना कमा सकता है। वो बहुत खुश होता है और अपना ठेला लेकर घर लौटने लगता है। वो घर जाता है और सारे पैसे गिनता है तो वो देखता है कि उसे तो आज 4000 का मुनाफा हुआ है।
इसी खुशी में वो बाहर जाता है और जलेबी की दुकान से जलेबी लेकर दादी के घर जाता है। तभी दादी दुर्गेश को देखकर कहती है, अरे दुर्गेश बेटा, तुम यहाँ? हाँ दादी, मैंने सोचा मुझे आपकी वजह से इतना अच्छा मुनाफा हुआ है और आपने मेरी बहुत मदद की है, तो मैंने सोचा आपके लिए मैं जलेबी लेता चलूं और आपका मुंह मीठा कराऊं। चलो, ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हें काम भी मिल गया। तभी दुर्गेश अपने घर जाने लगता है और रात को खूब सुकून की नींद लेता है। अगली सुबह होती है और दुर्गेश रोज की तरह मछली लेने बाजार जाता है और घर आकर मछली बनाता है और गांव में अपना ठेला लगा देता है। कुछ देर हो जाती है लेकिन उसके ठेले पर कोई भी नहीं आता। तभी दुर्गेश सोचता है, अरे ऐसा क्या हो गया, मेरे ठेले पर आज लोग नहीं आ रहे। कल तो बड़ी भीड़ थी और सबको मेरी फिश करी पसंद भी आई थी। तभी एक पति पत्नी का जोड़ा उसके ठेले पर आता है और वो दोनों भी ठंडी में गर्मा गर्म फिश करी के मजे लेते हैं। देखते देखते ठेले पर भीड़ बढ़ जाती है और सब फिश करी के मजे लेते हैं। ऐसे ही वो हर दिन अपनी स्वादिष्ट गर्मा गर्म फिश करी बेचता था और लोग बड़े मजे से खाते थे और उसे हर दिन अच्छा मुनाफा भी होता था। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही ठीक चलता है। तभी दूसरी तरफ गांव के जो लोग मछली बेचते थे उनमें से दो लोग कहते हैं, अरे भाई, तुम दुर्गेश को देख रहे हो? वो फिश करी बेचकर रोज बहुत कमा रहा है और एक हम यहाँ, हमारी जिंदगी जंजाल बनी पड़ी है। सुबह से शाम तक मछली बेचते हैं, फिर भी उतनी कमाई नहीं होती। और ये सेठ बलवंत भी हमें मछली महंगी देने लगा है। आखिर हमारा घर कैसे चलेगा? सही कह रहे हो भाई, ये दुर्गेश कुछ देर में ही हमसे ज्यादा कमा लेता है। हम एक काम करते हैं, हम भी अपना फिश करी का ठेला लगा देते हैं, जिससे हमें भी ज्यादा मुनाफा होगा और हम अपना घर भी अच्छे से चला पाएंगे। अगली सुबह होती है और वो दोनों बलवंत सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, अब से हम आपका काम छोड़ रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों अचानक से काम छोड़ रहे हो? क्योंकि मछली बेचने से ज्यादा मुनाफा तो फिश करी बेचने में है। गांव के सभी लोग बड़े चाव से दुर्गेश के ठेले पर जाकर उसके हाथों की फिश करी खा रहे हैं। वो कुछ ही देर में हमसे ज्यादा कमा ले रहा है। सेठ ने सोचा, ये तो दुविधा है। अगर सब फिश करी बेचने का ही सोचने लगे तो मेरा धंधा तो कुछ दिनों में बंद पड़ जाएगा। तभी सेठ उन दोनों से कहता है, देखो, तुम चिंता मत करो, उस दुर्गेश को तो मैं देखता हूँ। तुम जो कर रहे हो वही करो। तुम्हें अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है ना, तो तुम मुझसे मछली सस्ते भाव में ले जाओ। अगली सुबह होती है। रोज की तरह दुर्गेश अपनी फिश करी का ठेला लगा देता है। सभी लोग मजे से खाते हैं। दोपहर हो जाती है और बलवंत सेठ दुर्गेश के ठेले पर जाता है। दुर्गेश सेठ को देखकर कहता है, सेठ जी, आपका स्वागत है। आप इस गरीब के ठेले पर आए। देख दुर्गेश, तू ज्यादा शाना मत बन। क्यों रे, तू मेरा धंधा बंद करवाने पर क्यों तुला हुआ है? दुर्गेश को सेठ की बात समझ नहीं आती है। वो सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं तो बस अपना फिश करी का ठेला लगाता हूँ। हाँ, इसीलिए ही तो मेरे आदमी काम छोड़कर फिश करी का ठेला लगाकर कमाना चाहते हैं, जिसमें मेरा भारी नुकसान है। इसलिए कल से तू अपना ठेला मत लगाना और चुपचाप मेरे पास काम करने आ जाना। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। तभी दुर्गेश कहता है, क्या भगवान, अभी तो मैंने सपने देखने की शुरुआत ही की थी और आपने मुझसे इतना जल्दी वो भी छीन लिया। अगली सुबह होती है। ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है। दुर्गेश हिम्मत करके अपना ठेला लगा देता है। थोड़ी देर में भीड़ जमा हो जाती है और लोग फिश करी खाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां बलवंत सेठ भी आ जाता है और दुर्गेश से कहता है, क्या रे, तुझे मुझसे डर लगता है कि नहीं? मैंने तुझे इतना समझाया था कि कल से ठेला मत लगाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी और अपना ठेला लगा दिया। अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी सेठ के गुंडे वहां आ जाते हैं और वे लोग दुर्गेश के ठेले को तोड़ देते हैं। दुर्गेश ये सब देखकर रोने लगता है। गांव के लोगों ने भी सेठ के डर से दुर्गेश की मदद नहीं की। दुर्गेश ने पुलिस की भी मदद नहीं ली, क्योंकि गांव वाले सेठ का ही साथ देते। दुर्गेश बहुत ही परेशान हो जाता है। वो ये सारी बातें बताने दादी के घर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है दादी घर पर नहीं है। तभी वो पड़ोसी वाले घर पर जाता है और उनसे पूछता है, अरे भैया, आपके बाजू वाले घर में जो दादी रहती थीं, वो कहीं गई हैं क्या? हाँ भाई, दादी अपने पुराने घर शोलापुर गई हैं। तभी दुर्गेश दादी को ढूंढने शोलापुर चला जाता है। उसे दादी के घर के बारे में पता नहीं था, तो वो शोलापुर के सरपंच के पास जाता है और कहता है,
सरपंच जी, मैं बगल के गांव बलवंतपुर से आया हूँ। मैं यहाँ एक बूढ़ी दादी को ढूंढ रहा हूँ जिनके बेटे का नाम श्याम था और वो फिश करी बेचता था। क्या आप मुझे उनके घर का पता बता सकते हैं? हाँ, चलो मैं तुम्हें उनके घर के पास छोड़ देता हूँ। तभी सरपंच दुर्गेश को दादी के घर के पास छोड़ देता है और वहां से चले जाते हैं। दुर्गेश दादी के घर के अंदर जाता है, तभी दादी उसको देखकर कहती हैं, अरे दुर्गेश बेटा, तुम यहाँ शोलापुर गांव में कुछ हुआ है क्या? हाँ दादी, उस बलवंत सेठ ने मेरा ठेला तोड़ दिया है। दुर्गेश ने दादी को सारी कहानी बताई। ये सब सुनकर दादी कहती हैं, वो सेहत ऐसा ही है, वो बस अपना मुनाफा चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। तुम अब यहीं मेरे घर रहो और इसी गांव में अपनी फिश करी का ठेला लगाओ। लेकिन दादी, मेरे पास ठेला नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम गांव के किनारे एक दुकान है, उनके पास जाना और वहां से उनसे ठेला मांग लेना। तुम्हें ठेला मिल जाएगा। दुर्गेश उस दुकान पर जाता है और उनसे ठेला मांगता है और दुर्गेश को ठेला मिल जाता है। इस बार दुर्गेश के पास कुछ पैसे भी थे। वो सारे सामान लाता है और सुबह फिश करी बनाकर गांव में अपना ठेला लगा देता है। उसकी दुकान पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, सबको एक एक प्लेट फिश करी लगाना। वो सबको फिश करी खाने को दे देता है। सब मजे से फिश करी खाते हैं और कहते हैं, अरे ये फिश करी तो शाम के हाथों की फिश करी जैसी है। हाँ भाई, मुझे उनकी माताजी ने ही सिखाया है। बहुत अच्छा किया भैया, तुम सही वक्त पर हमारे गांव में आए हो। और इस ठंडी में हमें कहाँ ही गरम गरम फिश करी खाने मिलती। गांव में ठंडी भी बढ़ जाती है। लोग सुबह खेतों में काम करते और दोपहर में फिश करी खाते। ऐसे ही दुर्गेश का धंधा चलने लगता है और गांव के सभी लोग ठंड में गरम गरम फिश करी का आनंद लेते हैं। दुर्गेश भी भगवान जी से कहता है, हे भगवान जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा आपको दोष देता रहा, लेकिन मेरी किस्मत देखो, आपने मुझे कितना अच्छा गांव दिया। मेरे पास परिवार नहीं था, आपने मुझे इतनी प्यारी दादी दी और अब मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि सही समय पर भगवान जी तुम्हें सब देंगे, बस तुम उन पर अपना भरोसा बनाए रखो।